नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी की धूम इस समय अमेरिका में मची हुई है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और भारतीय तारीख के हिसाब से यानी आज 10 तारीख को उनके दौरे का आखिरी दिन है। आज राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में है, जहां फिर से उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों को और इसके साथ साथ वॉशिंगटन डीसी में प्रेस को भी वो संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी की जो बातें, जो कुछ भी वो अमेरिका में कह रहे हैं, वहां पर उसे जो भारतीय समुदाय है उन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है। लेकिन देश में यानी भारत में बीजेपी इन बातों से काफी परेशान नजर आ रही, क्योंकि वो ये समझ रही है कि राहुल गांधी की बातों का असर अब और ज्यादा होने लगा है। राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर यानी उन्होंने एक तरह से खुला संवाद किया, जो भी उनसे सवाल पूछे गए उन सारे सवालों का राहुल गांधी ने जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने अपने विचार भी रखे, जाति जनगणना को लेकर, चाहे आरक्षण को लेकर या सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर या भारत में संविधान के महत्व को लेकर। तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी अपने विचार रख रहे हैं। इन विचारों में कोई अलग बात नहीं कह रहे, वो जो कुछ बातें वो देश में बोलते आए हैं वही बातें वो अमेरिका में भी जाकर बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी देश में तो उनसे परेशान होती ही है, अब उसको ज्यादा परेशानी इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर जो कुछ बोल रहे हैं उसका असर जिस तरीके से पड़ रहा है उससे राहुल गांधी काफी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ मोदी जी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और यही बीजेपी की शायद सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि मोदी जी की एक जो लार्जर देन लाइफ वाली एक महामानव की छवि जो बनाई गई थी इतने बरसों में, वो सब राहुल गांधी की बातों से ध्वस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी खुलकर राहुल गांधी के लिए अपनी नफरत और अपने गुस्से का इजहार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी ने आज एक सवाल पर यह कहा कि मैं पीएम मोदी से नफरत नहीं करता हूं, उनके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं, हमारे विचार अलग हैं, इसमें मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं, बल्कि कई मौकों पर मुझे उनसे सहानुभूति भी हो जाती है। यानी राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र में किस तरह विचारों की भिन्नता भी जरूरी है और एक दूसरे के विपरीत विचारों का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन बीजेपी को राहुल गांधी की ये बातें बहुत खटक रही हैं। कल भी हमने इस कार्यक्रम में राहुल गांधी की अमेरिका में कही गई बातों पर ही चर्चा की थी और आज भी हम उस चर्चा को यानी उसका जो आगे का सिलसिला उसको हम जारी रखेंगे, क्योंकि आज राहुल गांधी ने जो बातें कही उनमें बीजेपी अब इतनी परेशान हो गई है कि एक तरफ बीजेपी के नेता राहुल गांधी को ट्रोल करने में लगे हुए हैं और अब उनके साथ साथ मायावती और चिराग पासवान जैसे नाम भी जुड़ गए हैं। मायावती खुलकर बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो राहुल गांधी को और कांग्रेस को घेर रही हैं उससे समझ में आता है कि बी पार्टी यानी बीजेपी की बी पार्टी होने का कर्तव्य मायावती पूरी निष्ठा से निभा रही है और दूसरी ओर चिराग पासवान वो तो मोदी जी के हनुमान हैं, तो उनको मोदी जी का ही काम करना है और वो इस काम में अभी लगे हुए हैं। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको बिल्कुल गलत तरीके से पेश करके आज मायावती और चिराग पासवान ने उनको घेरा। ठीक यही बात हुई जब राहुल गांधी ने सांप्रदायिक सद्भाव की बात कही और उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से भारत में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, किस तरह से भारत में धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को सताया जाता है और ये नहीं होना चाहिए। इसी बात की ओर राहुल गांधी जो उस पर जोर दे रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया और उसके बाद राहुल गांधी पर और उनकी दादी और परनाना और तमाम जैसे भी गांधी परिवार को, नेहरू गांधी खानदान को घेरने की कोशिश जो बीजेपी हमेशा करती रही है, वो उसी कोशिश में बीजेपी आज एक बार फिर लगी दिखी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, उन्होंने एक सिख व्यक्ति से पूछा उनका नाम और उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी और उसमें उदाहरण के तौर पर सिख धर्म की बात कही थी। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने जो हंगामा मचाया और उस पर किस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या है आखिर इसके पीछे की राजनीति, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक। नमस्कार राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश जी और टीवी लाइव के दर्शक उनसे भली भांति परिचित हैं। राकेश जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं कि राहुल गांधी के बयान पर आखिर हंगामा क्यों मचा है, क्यों बीजेपी परेशान है। उससे पहले हम सुन लेते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने सिख धर्म को लेकर और सिख व्यक्ति से ही बात करते हुए उन्होंने जो अपनी बात कही थी। सुन लेते हैं राहुल गांधी की ये बात। Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh,
is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana. I can see all these people. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh. Right? So now, see, when I say Kerala, see, I've been a member of Parliament for Kerala. So when I say Kerala, first Maharashtra, Andhra Pradesh now. राकेश जी, राहुल गांधी ने इस जो उनका बयान है उसमें कहीं भी उन्होंने किसी एक समुदाय या एक धर्म को लेकर टारगेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने किसी को भी टारगेट नहीं किया। वो तो बात कर रहे हैं कि सद्भावना की और जो इस देश में होनी चाहिए, लेकिन जिसकी कमी इस समय महसूस की जा रही है, और उसी बात को उन्होंने वहां भारतीय समुदाय के बीच रखी। और वहां जो मौजूद लोग हैं, किस तरह उन्होंने भी अलग अलग प्रांतों का नाम लिया और अपने प्रांत का नाम जब राहुल गांधी के मुंह से सुना तो किस तरह से चीयर किया, ये तो सामने हम देख ही रहे हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर जिस तरीके से एक सिख को लेकर ये कहा कि अब वो पगड़ी पहन के वो कड़ा पहन सकता है कि नहीं, पगड़ी पहन सकता है कि नहीं, वो गुरुद्वारे जा सकता है कि नहीं, इन सब पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो इसको लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। आरपी सिंह जो है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी देश में ये बात बोलकर दिखाएं, मैं उनको अदालत में घसीटूंगा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने कहीं भी ये बात कही है, उनको अदालत में घसीटना तो उनके हाथ में, आप कहीं भी वो किसी भी बात पर आप कर दीजिए केस, उनको तो किसी ने रोका नहीं है। दूसरी ओर गिरिराज सिंह, जो कि जिनका काम ही फिलहाल स्मृति ईरानी के बाद शायद ये है कि अब राहुल गांधी को घेरने की जिम्मेदारी इस समय आप पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो अपने काम में लगे हुए। उन्होंने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो उस कहावत की उन्होंने याद दिलाई कि कांग्रेस के समय सिखों का कत्लेआम हुआ करता था, मतलब करता था, यानी इस तरह से उन्होंने बात की जैसे कि जितने समय कांग्रेस का शासनकाल रहा वो सिखों के ऊपर अत्याचार होता रहा, जबकि ऐसा नहीं है। इतिहास के उस प्रसंग से हम सब वाकिफ हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से गलत संदर्भों में बात को पेश करती है, यहाँ चिंता उस बात की है, क्योंकि ठीक है सोशल मीडिया का जमाना है और सारी बातें सबके सामने आ जाती हैं कि राहुल गांधी ने एक्चुअल में क्या कहा और किस तरह से बीजेपी उसको पेश कर रही है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने जो बात कही उसको देखकर मुझे अभी 28-29 तारीख का एक प्रसंग है दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्य जो चेन्नई जा रहे थे किसी बैठक में शामिल होने, उनके नाम है किसान नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलदेव सिंह सिरसा और सुखदेव सिंह भोजराज। इनको जहाज में बैठने से रोका गया क्योंकि उनके पास कृपाण था, जबकि जहाज में मतलब ये सिखों के जो 5 ककार हैं उनके साथ उनको बैठने की अनुमति, कभी इस पर कोई विवाद नहीं हुआ है, लेकिन उनको रोका गया, जिस पर शिरोमणि अकाली दल के जो दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं परमजीत सिंह सरसा, उन्होंने कहा कि ये जो है ये सिखों की धार्मिक आजादी पर भी केंद्र का हमला है। और उन्होंने पूछा क्या अब अमृतधारी गुरु सिख देश में अपने धार्मिक विश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते? ये सवाल है शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली अध्यक्ष का। तो राहुल गांधी ने वहां जो बात की वो इस सवाल से जो उपजी चिंता है, कमोबेश वही बात राहुल गांधी ने वहां कही है। और केवल एक सिख की बात नहीं है, अभी कल का एक प्रसंग है कि एक मुस्लिम व्यक्ति वो जहाज में बैठकर नमाज पढ़ रहा था, नमाज का वक्त हो गया तो एक महिला जो थी उसने उसी समय भजन गाना शुरू कर दिया जोर जोर से, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व पर खतरा लगने लगा कि एक व्यक्ति इस तरह से नमाज कैसे पढ़ सकता है। हालांकि नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसका प्रतिवाद किया गया, तो ये सारी बातें बता रही हैं कि देश में इस समय किस तरह का माहौल बन गया है और धार्मिक पहचान को लेकर एक उग्रता और हिंसा की भावना जिस तरीके से लोगों में भर गई है। राहुल गांधी की चिंता मेरा ख्याल है असल में उसी बात को लेकर थी, लेकिन बीजेपी ने इस बात को लेकर जैसा हंगामा मचाया, क्या कहेंगे राकेश? धन्यवाद सुमित्रा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके पूरे तंत्र, उनके पूरे कुनबे को राहुल गांधी की जितनी चिंता है उतनी चिंता देश की भी नहीं। राहुल गांधी क्या करते हैं, कहाँ बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं,
खास तौर से पहली भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी एक एक पल की, एक एक उनके भाव भंगिमा तक की मीमांसा के लिए 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहे। जी खास तौर से जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब बीजेपी का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राहुल गांधी कहते क्या है और किस रूप में बीजेपी, उसका आईटी सेल, उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पेश करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। दुर्भाग्य यह है कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने लोग भी इस तरह के झूठ के अभियान में शामिल हो जाते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी भारत में धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, सत्ता में बैठे लोग और उसका जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति करता है, सांप्रदायिकता और धार्मिक आधार पर समाज में विभेद पैदा करता है, उसको रेखांकित कर रहे हैं। और वे ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा देश चाहता हूं जहां हर व्यक्ति अपने विश्वास के साथ, अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। सवाल सिख ने किया था तो उन्होंने उसका नाम लेकर उसके उदाहरण से बात की है। वे तो संसद में भगवान शिव का उल्लेख करते हुए ऐसी बातें कह चुके हैं। तो राहुल गांधी सांप्रदायिक धार्मिक एकता की बात करते हैं और उसे तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रचार तंत्र विभाजनकारी लहजे में पेश करते हैं। जी जहां तक सिखों के बारे में सवाल है, गिरिराज सिंह ने कहा कि सिखों का कत्लेआम होता था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार हुआ, बहुत बड़ी संख्या में उनके खिलाफ हिंसा हुई। लेकिन उसके बाद इस देश में एक सिख प्रधानमंत्री रह चुका है। उसके बाद इस देश में कांग्रेस वर्षों शासन कर चुकी है और देश तो छोड़िए, पंजाब जो सिख बहुल राज्य है वहां कांग्रेस की सरकारें नहीं है वर्षों तक। उस घटना के बाद, श्रीमती गांधी की हत्या और सिखों की हत्या के बाद, यानी इस देश के लोगों ने उस घटना को देखकर और कांग्रेस द्वारा मांगी गई माफियों को देखकर कांग्रेस को माफ कर दिया है। तो अब आप 1984 की हिंसा का राग अलाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि इस देश के लोग बहुत क्षमाशील हैं और देश ने ये माना है कि कांग्रेस की उस तरह बृहत्तर गलती नहीं थी, वो पूरे समाज की प्रतिक्रिया थी। अब सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी सचमुच में ऐसा कोई काम कर रहे हैं, जैसे गिरिराज सिंह ने कल के ट्वीट में तो देशद्रोह लिखा कि देशद्रोह कर रहे हैं, विदेश में भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो देशद्रोह की श्रेणी में आती है। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सलमित्रा जी कि अगर राहुल गांधी हो, आप हो, हम हो, कोई भी अगर व्यक्ति देशद्रोह का काम कर रहा है तो सरकार मुकदमा दर्ज करे, जेल में डाल दे। गिरिराज सिंह को किसी से पूछने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी जब लौटे, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। लेकिन उससे पहले सरकार को इन्हीं धाराओं में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़े, क्योंकि वास्तविक अपमान तो इस देश का नरेंद्र मोदी करते रहे विदेशी धरती पर। जब मोदी जी चीन में, दक्षिण कोरिया में, अलग अलग देशों में जाकर ये कहते थे कि भारत के लोग 2014 से पहले सोचते थे न जाने हमने कौन सा पाप किया पिछले जन्म में कि भारत में पैदा होना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। इससे ज्यादा अपमान भारत भूमि का क्या होगा? हमारी इस पवित्र मातृभूमि का अपमान वो भी प्रधानमंत्री कर रहा है। तो गिरिराज सिंह से मेरा निवेदन ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, लेकिन दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर एक FIR नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिखाना पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा भी मोदी जी अमेरिका के चुनाव में ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, ये तो अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी के हिसाब से बेहद निंदनीय काम है। दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, वो भी भारत जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक देश का प्रधानमंत्री। और उसके बावजूद ट्रंप चुनाव हार गए थे, जो बाइडेन चुनाव जीत गए। तो ये बीजेपी की हताशा, निराशा, बौखलाहट है कि वो राहुल गांधी के भाषणों में से मीन मेख निकाल कर, तोड़ फोड़ करके, कभी फोटो मार्क करके, कभी वीडियो एडिट करके
राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाते हैं, लेकिन उनका अब तक का अभियान पूरी तरह नाकाम साबित हो चुका है। जी जी बिल्कुल, बीजेपी का अभियान नाकाम लगातार साबित हो रहा है। और देशद्रोह की बात गिरिराज सिंह ने कल कही, आज उन्होंने 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला कहावत उन्होंने कही है। उसके बाद आज शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान इसी तरह का आया है कि वो देशद्रोह कर रहे हैं। तो ये तमाम नेता, ये तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, सरकार इन्हीं की है, और ये बिल्कुल राहुल गांधी पर मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि सबसे शुरुआत जो है वो पीएम मोदी से होनी चाहिए, और वो चीज कभी होगी नहीं। तो फिलहाल केवल बदतही से काम चला रहे हैं कि जितना ज्यादा इस तरह की बातें बोलें और लोगों को गुमराह करें। और बीजेपी ये समझ रही है कि अकेले उससे ये काम नहीं हो पा रहा, तो अब मायावती और चिराग पासवान, इन लोगों को भी इस मुहिम में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर एक बात कही और उसके बाद उनसे आरक्षण को लेकर सवाल हुआ, तब भी उन्होंने कहा कि जब तक निष्पक्ष सब कुछ नहीं हो जाता तब तक आरक्षण हम खत्म नहीं कर सकते। यहाँ राहुल गांधी ने कहीं ये नहीं कहा कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन उस बात को उसी तरीके से मायावती और चिराग पासवान जो हैं वो पेश कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने क्या कहा, राकेश जी, इसको हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि आखिर इस बात पर विवाद क्यों हो रहा है। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Caste census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are 2 other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. राहुल गांधी यहाँ पर सामाजिक न्याय की वही बातें कह रहे हैं जो पूरे चुनाव में उन्होंने कही, और इसी बात से बीजेपी बहुत परेशान भी रही, क्योंकि जाति जनगणना के सवाल पर मोदी ने तो साफ साफ कह दिया कि देश में 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश की किसी रैली में उन्होंने बात कही थी, लेकिन उस बात का भी सच सामने आ गया कि मोदी किस तरीके से अपने उद्योगपति मित्रों को फेवर करते हैं और गरीब जो है इस देश में और कितना गरीब होता जा रहा है। तो दूसरी जाति का ख्याल मोदी जी ने खुद ही नहीं रखा, ये तो उनसे ही साबित हो गया। लेकिन यहाँ अब राहुल गांधी ने जो अभी जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में ये जो बात कही, उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस जो है वो अनस्टॉपेबल आइडिया है। मतलब जो बात उन्होंने संसद में ये कही थी कि हम मैं ये कहता हूं कि हम कास्ट सेंसस करा के रहेंगे, जाति जनगणना हम करा के रहेंगे, पूरे दावे के साथ राहुल गांधी ने ये बात कही थी। और आज फिर उन्होंने ये कहा कि अनस्टॉपेबल आइडिया, और हम जानते हैं कि बीजेपी इस आइडिया से कितना ज्यादा घबराती है। और राहुल गांधी ने ये जो बातें वो यहाँ भी कहते आए हैं कि भाई जितने भी मीडिया है, चाहे बिजनेस है, चाहे ऑफिसर क्लास है, हर जगह जो टॉप के लोग हैं उसमें ओबीसी या दलितों का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, और कई जगह तो है ही नहीं। यही बात वो कहते हैं, और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है ताकि पता चले कि किसकी कितनी आबादी और किसको कितना हक मिल रहा है। बहुत सीधी सी बात है, और इस बात को अगर मान लें तो देश की बहुत सारी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाएंगी। लेकिन इस देश का एक जो अपर क्लास सुविधा भोगी क्लास है, और जिसको मोदी जिस क्लास के भरोसे अभी तक बने हुए हैं सत्ता में, वो क्लास बिल्कुल नहीं चाहता। और फिलहाल ये दिख रहा है कि मोदी उन्हीं की बात सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ जो जिस बात पर हंगामा मचा राकेश जी, क्योंकि उनसे ये भी पूछा गया कि भारत में मतलब आरक्षण को आप कब तक देखते हैं कि कब तक जारी रहेगा, कुछ छात्रों ने ये सवाल किया। तो उन्होंने ये कहा कि जब भारत में निष्पक्षता होगी आरक्षण के लिहाज से, तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अभी भारत में इसके लिए जगह नहीं है। साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अभी जगह नहीं है। मतलब
अभी आज के दौर में या आने वाले दौर में जब तक कि ये पूरी निष्पक्षता कायम नहीं हो जाती, तब तक आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी और कांग्रेस हमेशा आरक्षण के पक्ष में रही है, जबकि बीजेपी और संघ आरक्षण के खिलाफ रहे हैं और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना भी पड़ा है। लेकिन अब राहुल गांधी की इस बात पर मायावती ने जिस तरीके से प्रहार किया, क्या उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट किया है राकेश जी, हम उसको देखते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मायावती लिख रही हैं, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। उनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। और तीसरा ट्वीट है, इन वर्गों के लोग कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी के दिए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। ये मायावती ने कहा है, खुलकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राकेश जी, मायावती की इस बात को सुनकर आप इसका क्या आशय निकालेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने भी ये कहा है कि ये राहुल गांधी ने जो बात कही है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मायावती ने एक ये जो बात कही, उनका जो ट्वीट है उसमें तीसरा ट्वीट जो है उसकी एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगी, यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। क्या मायावती मान रही है कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्यों इस बात पर हंगामा मचा जबकि राहुल गांधी ने तो कहा ही नहीं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि राहुल गांधी के कहे में से तोड़ मरोड़ कर आधी अधूरी बात फैलाकर समाज में और देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि राहुल गांधी गलत है। लेकिन अब बीजेपी और उसके जितने भी सहयोगी हैं, उनका दुर्भाग्य है कि सोशल मीडिया के इस दौर में उनका झूठ 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाता। लोग हकीकत पेश कर देते हैं, हमारे आपके जैसे लोग, पार्टी उनकी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, स्वतंत्र प्रेक्षक बता देते हैं कि असल में राहुल ने क्या कहा। देखिए, राहुल गांधी इसमें क्या गलत कह रहे हैं कि जब तक इस देश में सब कुछ समान न हो जाए, लोगों को बराबरी के अवसर न मिल जाए। राहुल गांधी इसमें क्या गलत कह रहे हैं कि जब तक इस देश के 90% लोगों भागीदारी देश में न हो, देश के कामकाज में, विकास में, सभी चीजों में, संस्थाओं में उनकी मौजूदगी न हो, तब तक ये सब जारी रहे। जातिगत जनगणना के प्रति उनकी जो दृढ़ता है वो संसद से लेकर सड़क तक देखी जाती है। देर सवेर मैं बार बार कहता हूं सुमित्रा जी कि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को इस बात पर एक न एक दिन सहमत होना ही पड़ेगा कि जातिगत जनगणना आवश्यक है। तब वे फेस सेविंग के लिए क्या करेंगे वे जाने। और आरक्षण का मसला तो इसलिए मायावती का बयान, बीजेपी का बयान हास्यास्पद है कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस की सरकारों ने की थी। आजादी की बाद कांग्रेस की सरकार थी, दशकों तक कांग्रेस सरकार में रही है। कुल मिलाकर 75 साल में 10-15 साल इन पे छोड़ दिए तो 55-60 साल तो कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस ने कब आरक्षण खत्म करने की बात की? कांग्रेस के किसी नेता का एक बयान सुना दीजिए। बीजेपी के लोग जरूर संविधान और आरक्षण को खत्म करने की बात करते रहे। पूरा सोशल मीडिया का जो ट्रोल आर्मी है, बीजेपी, मोदी और आरएसएस के जितने समर्थक हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स आप चेक कर लीजिए, आपको साफ दिखेगा उसमें आरक्षण के खिलाफ अभियान चलता रहता है। आपको हमेशा बीजेपी के सांसदों के बयान याद दिलाए जा सकते हैं जो चुनाव में उनके प्रत्याशियों ने और सांसदों ने दिए थे कि अब की बार 400 पार इसलिए करना है, मोदी जी को 400 सीटें इसलिए दिलवा दीजिए कि वे संविधान बदल देंगे। ज्योति मिर्धा, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, कितने ऐसे सांसद हैं, प्रत्याशी थे उस समय, अब तो उनमें से कई लोग हार चुके, जो संविधान को ही खत्म करने की बात करते हैं। जिस संविधान ने आरक्षण दिलाया इस देश में वंचितों को, तो राहुल गांधी तो खत्म करने वाले नहीं। जहां तक सवाल आदरणीय बहन मायावती का है, वे भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला। पिछले 2 चुनाव में हालात देख चुके हैं आप बसपा की,
क्या स्थिति रही चुनाव में, वो बीजेपी और उसके स्टैंड के साथ खड़ी दिखाई देती है। बीजेपी चूंकि पिछले 1 साल से इस बात को लेकर कटघरे में खड़ी है कि वो संविधान विरोधी है, वो संविधान को खत्म करना चाहती है, वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, तो उसे कोई बहाना चाहिए था। बीजेपी को बहाना मिला तो मायावती भी उसमें सुर मिलाने लगी कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि जब तक ये समाज पूरी तरह से भेदभाव रहित न हो जाए, जब तक पूरे अधिकार, सम्मान, समानता इन वंचित वर्गों को न मिल जाए, तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। जब हो जाएगा तब खत्म करने पर विचार किया जाएगा, इसमें भी कोई आसमान टूटने की बात नहीं। जो असमानता, जो भेदभाव सदियों सहस्त्राब्दियों रही है, वो आसानी से तो खत्म होने वाली नहीं। हम और आप भी जानते हैं, आरक्षण के बावजूद इस समाज में दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो उच्च मध्यम वर्ग है, जो भाजपा समर्थक है, वो कितना भेदभावपूर्ण भाव रखता है, व्यवहार करता है, वो सब साबित है। इसलिए वो हजारों साल का जो भेदभाव है वो कुछ 100 साल तो अभी लगाएगा खत्म होने में, और न जाने कब खत्म होगा। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। हाँ, अगर उन्होंने ये बात कही हो तो हम और आप जरूर उसके खिलाफ बोलते। हम कहते कि नहीं, आरक्षण इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, न किया जाना चाहिए। जहां तक प्रश्न जातिगत जनगणना का है, राहुल गांधी इसमें क्या गलत कह रहे? समाज में जितनी जिसकी संख्या है उसे उतना प्राकृतिक संसाधनों में, शासकीय संसाधनों में, संस्थागत रूप से उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। और जिस दिन बीजेपी इस पर सहमत होगी, मोदी जी जिस दिन इसको स्वीकार करेंगे, तब उनके समर्थक कहेंगे मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। ये तो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन आज उनकी पूरी समर्थक फौज जातिगत जनगणना और आरक्षण का विरोध कर, कांग्रेस और राहुल गांधी तो कभी सपने में भी आरक्षण का विरोध करने की सोच नहीं सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर चुनाव की राजनीति में रहना है, वोट हासिल करना है, चुनाव में जीत हासिल करनी है, तो समाज के इतने बड़े वोट बैंक के खिलाफ ऐसा निर्णय ले लेंगे कि आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी नहीं हो सकता। जी सर। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने ये कहा भी नहीं, उन्होंने तो साफ साफ ये बोला कि जब तक निष्पक्षता कायम नहीं हो जाती, और जैसा आप बता रहे हैं कि हजारों साल की व्यवस्था है, तो अब जाकर अगर समाज या हमारे नेता या हमारी पार्टियां अगर अब जाकर इसके बारे में सचेत हो रही हैं, तो आगे 100 साल बाद हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि हाँ, इस देश में ना कोई जाति की बात होगी, ना भेदभाव की बात होगी। लेकिन अभी तो फिलहाल ये चीज नहीं लग रही, बल्कि अभी तो और जो घटनाएं सामने आती है उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जाति की जो जकड़न है ये और बढ़ गई है। आपने चुनाव की भी बात की राकेश जी, और राहुल गांधी ने वहां पर ये कहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर भी उनसे सवाल, और उन्होंने कहा कि हम इसको जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है इन दोनों ही राज्यों में काफी पिछड़ती हुई अभी से दिख रही है, जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे से लेकर और उसके जो नेता जो नाराज हो रहे हैं। इसके अलावा जो असली मुद्दे हैं, यानी टिकट बंटवारा और अपने नेताओं को खुश करना तो एक बात, दूसरी बात ये जो जाति जनगणना की बात है, आरक्षण की बात है, बेरोजगारी की बात है, महिला पहलवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, इन सब पर बीजेपी जिस तरीके से घिरी हुई है, क्या बीजेपी की अभी ये जो हंगामा मचा रही है राहुल गांधी की बातों से, या उनको नए नए मुद्दों में जो घेरने की कोशिश हो रही है, वो क्या इसलिए हो रही है, इसलिए भी हो रही है कि चुनाव में उसका लाभ ले सके और इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर ये बताया जाए कि राहुल गांधी कितने बड़े देश विरोधी हैं और उन्होंने बाहर जाकर कैसे हमारी बदनामी की, इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं देना है। क्या ऐसा कोई खेल बीजेपी कर सक रही? तो यही होता है, उसकी मंशा तो यही होती है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कोई भी पार्टी नेता ऐसा कुछ कहें जिसका विरोध करके बीजेपी चुनावी लाभ हासिल कर सके। लेकिन जैसा कि 2 दिन की अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी के बयान हम लोग देखते सुनते आ रहे थे, इनमें से कोई ऐसी एक भी चीज नहीं है, ऐसी एक भी कोई चीज नहीं है कि बीजेपी उसे हरियाणा या जम्मू कश्मीर में बना सके। हरियाणा में असली मुद्दा तो है किसानों का, महिला पहलवानों का। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए किसी बयान से वहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अग्नि परीक्षा दूसरे कारणों से, उसने 370 हटाकर ये ढिंढोरा पीटा कि इससे कश्मीर का कल्याण हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, उनके ट्रोल आर्मी के लोग प्लॉट खरीद लेंगे कश्मीर जाकर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस चुनाव में इस बात की भी परीक्षा है, इस बात पर जनमत संग्रह मानी है कि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को कश्मीर के लोगों ने किस तरह लिया। क्या उन्होंने इसे उचित माना? क्या कश्मीर के लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने उनका भला किया इसे हटाकर? क्या कश्मीर के लोग ये मानेंगे कि एक पूर्ण राज्य के दर्जे वाले प्रांत को, राज्य को तोड़कर आप 2 टुकड़ों में बांट दें और केंद्र शासित घोषित कर दें? भारत की आजादी के बाद पहली घटना है। केंद्र शासित राज्य तो पूर्ण राज्य हुए हैं, लेकिन पूर्ण राज्य केंद्र शासित राज्य में कभी नहीं बदले गए। लद्दाख को आपने अलग कर दिया, वहां से सोनम वांगचुक पदयात्रा पर निकले हुए 1000 किलोमीटर। तो इस मामले में बीजेपी के लिए कश्मीर की जनता का ये जो जनमत है वो 8 अक्टूबर को सामने आ जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, वरना जिस 370 को वो देश भर में बेचती है बीजेपी, पूरे देश में जिसका ढिंढोरा पीटती है, अगर उस फैसले को उसी राज्य में खारिज कर दिया गया तो बीजेपी कहां मुंह दिखाई। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, बड़ी रोचक बात है सर्वमित्रा जी, बीजेपी के टिकट पर लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आज ही भाजपा के एक प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया, उसने कहा हमको चुनाव नहीं लड़ना है। इतने लोग बीजेपी छोड़ कर जा रहे हैं कि वो सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। तो राहुल गांधी अगर कॉन्फिडेंट है कि इन दोनों राज्यों में जीतने जा रहे हैं तो उनकी अपनी अंदरूनी तैयारी होगी, उनके पास अपनी सूचनाएं होंगी। यद्यपि इस तरह के आत्मविश्वास भरे बयान कोई भी पार्टी दे सकती है, बीजेपी भी कह सकती है हम दोनों राज्यों में चुनाव लड़ने वाले, जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत अब तक सामने आ रही है, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का आत्मविश्वास खोखला नहीं है, उसके पास एक ठोस जमीन है उस आत्मविश्वास के पीछे। बाकी फैसला तो जनता करेगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा हम लोग मैच की कमेंट्री या जो मैच की जो खबरें लगती हैं उसमें कि जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, ऐसी हेडिंग्स लगती है, जबकि जाहिर है कोई भी हारने के इरादे से तो उतरता नहीं है। लेकिन असली फैसला जैसे वहां मैदान में ये होता है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और यहाँ पर चुनाव में ये होता है कि जिसकी अच्छी तैयारी रहेगी, जो जनता को अपने उसमें कर लेगा, पक्ष में कर लेगा, वो जीतेगा। और यहाँ पर कांग्रेस जो है इसमें आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। खासकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति को एक नई धार दी है, उनके जो विचार हैं और जिन विचारों पर बीजेपी परेशान दिख रही है, उससे समझ में आता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही ट्रैक पर अपनी राजनीति को और कांग्रेस की राजनीति को ले जा रहे हैं। वो लगातार जनता से जुड़े मुद्दों की बात उठा रहे हैं। कहीं भी सत्ता में आने का लालच या कोई भी जीत जाए, आएंगे तो सत्ता में हम ही, ऐसे दावे वो बिल्कुल नहीं करते। वो बिल्कुल मुद्दों की बात कर रहे हैं और बीजेपी इन्हीं बातों से परेशान हो रही है कि राहुल गांधी देश से लेकर विदेश तक आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिनसे कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं या जितने भी शोषित वर्ग हैं वो खुद को उनमें ये उम्मीद जगने लगे कि हाँ कभी हमारे लिए भी सुबह होगी, वो सुबह कभी तो आएगी। ये वाली एक जो उम्मीद राहुल गांधी जगा रहे हैं, इस बात से बीजेपी परेशान है, क्योंकि उसके हिसाब से तो एक अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र और उसका एक धर्म के आतंक का अंधेरा जो है वो छाया होना चाहिए देश में। ये बीजेपी की राजनीति है। अभी तक बीजेपी ने इस राजनीति पर 10 साल सत्ता चला ली, लेकिन आगे क्या बीजेपी इस राजनीति पे कायम रह पाएगी और किस तरह राहुल गांधी की बातों का वो जवाब ढूंढ पाएगी, क्योंकि केवल हंगामा करने से तो बात नहीं बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो राकेश जी, आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जिन्होंने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।